गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पढ़ेंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, रेड क्लिफ रेखा के बारे में पढ़ेंगे। और उस समय जो बंटवारा हुआ बंगाल और पंजाब, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ तो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा बंगाल और पंजाब। तो तीन इलाकों के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, गुरदासपुर, फिरोजपुर और लाहौर। गुरदासपुर और फिरोजपुर कैसे इंडिया में चला आया, लाहौर कैसे पाकिस्तान में चला गया, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो पहले सिरिल रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ, रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। अब देखते हैं इसके बारे में कि आखिर इसका सीमा का, भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ वो सीमा का निर्धारण कैसे हुआ। तो 3 जून 1947 का वाकया है। 3 जून 1947 का भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के लिए एक रेड क्लिफ नामक व्यक्ति थे जो बहुत कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, वकील थे, ईमानदार थे। माउंटबेटन ने रेड क्लिफ को इसकी जिम्मेवारी सौंपी। माउंटबेटन ने किसको सौंपी? भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए सिरिल रेडक्लिफ को ये जिम्मा सौंपा और उनको कहा कि ये 36 दिनों में आप एक काम कर लीजिए। 36 दिनों का टाइम मिला इनको, 36 दिनों का टाइम मिला कि 15 अगस्त 1947 से पहले ये वर्क हो जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान का जो सीमा निर्धारण है हो जाना चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो था वो बंगाल और पंजाब, इन दोनों क्षेत्रों का बंटवारा करना आसान नहीं था। इसके लिए दो मुस्लिम लीग से और 2 कांग्रेस से कमेटियां बनी और पंजाब के लिए भी 2 मुस्लिम लीग से और 2 कांग्रेस से कमेटियां बनी। उसमें सबसे बड़ा मोड़ आया, ये 3 इलाके थे, गुरदासपुर, फिरोजपुर और लाहौर। मुस्लिम लीग ये कहती थी कि तीनों क्षेत्र जो हैं वो पाकिस्तान में जाए और कांग्रेस के जो लोग थे वो तीनों क्षेत्र भारत में सम्मिलित करना चाहते थे। ये मामला जब रेड क्लिफ के पास पहुंचा तो मामला काफ़ी पेचीदा हो गया था, कोई किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति थे जो पंजाब के मामले में थे कांग्रेस से, वो थे मेहर चंद महाजन। मेहर चंद महाजन बाद में भारत के तीसरे न्यायाधीश बने। मेहर चंद महाजन, उन्होंने एक कड़ा स्टेप लिया। वो क्या लिया कि गुरदासपुर और फिरोजपुर भारत में रहेंगे, लाहौर भले पाकिस्तान में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कारण क्या था? अगर गुरदासपुर जिला पाकिस्तान में चला जाता है तो फिर जम्मू कश्मीर से भारत का लिंकअप समाप्त हो जाएगा। आप मैप में देखेंगे, जब J&K में जाना होगा तो गुरदासपुर से होते हुए गुजरता है, पठानकोट होते हुए गुजरता है, इसलिए। और फिरोजपुर इसलिए रखा, सामरिक महत्व का चीज़ है, क्योंकि रावी नदी पर जो भी बांध है, कैनाल है, अगर पाकिस्तान में चल जाएगा तो भारत में सिंचाई का जो स्रोत है वो समाप्त हो जाएगा, उस पर पाकिस्तान का हक हो जाएगा। ये 2 कारण थे जिसके कारण से गुरदासपुर और फिरोजपुर को इंडिया में रखने के लिए मेहर चंद महाजन ने प्रस्ताव रखा।
अब तीसरी बारी आई लाहौर का, तो उसकी कहानी थोड़ा सा नेपथ्य में रखते हैं, बाद में रखते हैं। एक फैसला मेहर चंद महाजन का था कि गुरदासपुर और फिरोजपुर जो है वो भारत में रहेंगे। अब लाहौर की बारी आई, तो उस समय बाद में जब रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान जब चले गए, और एक पूरे जो नक्शा जो बना था भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का, वो 17 अगस्त 1947 को खुला। जबकि रेड क्लिफ जो थे वो उससे पहले यानी 16 अगस्त को ही यहाँ से चले गए थे, और उन्होंने कहा कि हमने पूरे 36 दिनों के टाइम में सिर्फ 11 दिनों तक काम किया। 11 दिनों तक हमने काम किया। बाद में भारत के एक बहुत बड़े पत्रकार थे कुलदीप नैयर, जब 71-72 में वो ब्रिटेन जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो रेड क्लिफ से मिलते हैं उनसे, तो वो कहते हैं कि आखिर आपने लाहौर को पाकिस्तान में क्यों जाने दी, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने रेड क्लिफ जो महोदय हैं वो बताते हैं कुलदीप नैयर को, क्योंकि पाकिस्तान में कोई बड़ा शहर नहीं था और हमने कलकत्ता को भारत में पहले ही सम्मिलित कर लिया था। अगर हमने कलकत्ता को जो है वो भारत में पहले ही सम्मिलित कर लिया था, अगर लाहौर अगर इंडिया में आ जाता तो मैं कलकत्ता जो है वो पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता। ये कारण उन्होंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि रेड क्लिफ महोदय से कि आखिर उसके बाद आप इंडिया क्यों नहीं गए। तो उस समय वो रेड क्लिफ महोदय बताते हैं, उस समय सीमा पर ऐसी स्थिति थी, लोग एक दूसरे क्षेत्र में आते जा रहे थे, ऐसा कंडीशन था कि भयावह स्थिति थी, मारपीट हो रही थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, इसलिए मैं नहीं गया वहाँ पे। और ऐसा हुआ कि जो सीमा रेखा निर्धारण के लिए जो कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष थे श्री रेड क्लिफ थे, उन्होंने उन दिनों में जो भी वर्क किया उसका पैसा या चेक भी फाड़ दिया था, बोला कि हम नहीं लेंगे। जब रिपोर्ट आई 17 अगस्त 1947 को, उससे पहले ही वो यहाँ से चले गए थे माउंट बेटन के दिशा निर्देशों के अनुसार कि अगर आप भारत में रहेंगे तो आपकी हत्या भी हो सकती है। तो जब कुलदीप नैयर इंटरव्यू लेते हैं, कुलदीप नैयर एक बहुत बड़े पत्रकार, इंदिरा द क्रिटिकल ईयर्स इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन? इंदिरा द क्रिटिकल ईयर्स, इंदिरा द क्रिटिकल ईयर्स, इंदिरा द क्रिटिकल ईयर्स। अब इन 2-3 क्षेत्रों को देखते हैं, गुरदासपुर, फिरोजपुर और लाहौर। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी थी। गुरदासपुर, फिरोजपुर, इन इलाकों में मुस्लिम आबादी थी और सबसे बड़ा जिला जो था वो गुरदासपुर था। लाहौर का कंडीशन श्री रेड क्लिफ के अनुसार, लाहौर के जो शहरी क्षेत्र थे, लाहौर के जो शहरी क्षेत्र थे उसमें मंदिर भी थे, गुरुद्वारा भी था, और जो संपत्ति जो थी वो हिंदुओं के पास थी। और गुरदासपुर का जो इलाका था बहुत बड़ा था, फिरोजपुर का इलाका बहुत बड़ा था। तो उसमें एक सक्करगढ़ का इलाका जो है फिरोजपुर जिले का, उसमें एक सक्करगढ़ जो तहसील थी वो केवल पाकिस्तान में गया, बाकी जो है इंडिया में चला आया। तो लाहौर क्यों चला गया? जो मूल मुद्दे पर आते हैं, कुलदीप नैयर जब श्री रेड क्लिफ का इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें उन्होंने यही बताया कि पाकिस्तान में कोई बड़ा शहर नहीं था। अगर कलकत्ता को हमने इंडिया में दे दिया था तो लाहौर को पाकिस्तान में जाना था, क्योंकि पाकिस्तान में उस लेवल का कोई बड़ा शहर नहीं था। और भारत पाकिस्तान का जो सीमा रेखा का निर्धारण जो जिन्होंने किया वो श्री रेड क्लिफ थे, एक वकील थे। माउंट बेटन के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्होंने काम किया। 36 दिनों का इनको टास्क मिला था, 11 दिनों तक अपने ऑफिस में काम किया, बाकी कुछ फील्ड वर्क भी इन्होंने किया था। तो यही कहानी है। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।